हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने संविधान की विशेषताएं एवं उसकी आलोचनात्मक व्याख्या की थी। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था एवं उसके बाद अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का संपूर्ण सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। संविधान के प्रस्तावना के विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसके एक एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पहले हम इसकी विषय वस्तु को पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी संविधान की प्रस्तावना। अब हम प्रस्तावना के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि 4 मूल तत्व हैं। जो पहला तत्व है संविधान के अधिकार का स्रोत। दोस्तों, इसमें प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है। जो दूसरे नंबर की हमारी हेडिंग है वो है भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। जो तीसरी इसकी तत्व है वो है संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। जो चौथा इसका तत्व है वह संविधान लागू होने की तिथि। जो है यह संविधान 26 नवंबर 1949 की तिथि जो है उल्लेख करती है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। और इसके बाद जो प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द जो हमने पीछे प्रस्तावना में पढ़े थे, अब हम जो उनके बारे में उनकी व्याख्या करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं दिया गया है। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई भी शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र है।
स्वतंत्र है। जैसे कि आंतरिक मामलों में जो है देश में चल रहे कई आंदोलन हो गए या क्रांति होगी, उसको जो है ये शांत करने के लिए जो है अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। इसे जो है बाहर से कोई दबाव नहीं पड़ेगा। जो बाहरी मामलों में जो है जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। जो हमारा दूसरी हेडिंग है वो है समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले ही भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। तो हमारी तीसरी हेडिंग है वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है, जिसमें भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है। तो चौथी हमारी हेडिंग है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र को दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल मत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन करके करते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, इसमें परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना या जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और वो सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो पांचवी हमारी हेडिंग है गणतंत्र। यह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में जो है होता है। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका में। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
तो छठवीं हमारी हेडिंग है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो या फिर सरकार को मत द्वारा चुनने की बात हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। हमारी 7वीं हेडिंग है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति या ना होना, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, इसे स्वतंत्रता कहते हैं। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से नागरिक को सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हमारा 8वीं हेडिंग है समता। समता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का ना होना और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक आयाम, राजनीतिक आयाम व आर्थिक आयाम। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 में दी गई है। नंबर 2, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जो कि समता के ही रूप है। नंबर 9 है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगी। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान भी बल देते हैं। देश की एकता और अखंडता पर पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। तो दोस्तों, आज हमारा प्रस्तावना के बारे में जो विषय था वो
समाप्त हो चुका है। तो धन्यवाद।